हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस सब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग इस समय दरिदा का डिस्कशन कर रहे हैं, ज़्यादातर पॉइंट्स हो चुके हैं। आज हम लिटरेचर की बात करेंगे। वी मस्ट हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज़ लिटरेचर एंड द हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिफोर डिस्कसिंग the implications of Derrida's essay or theoretical turn in general for the study of literature। कह रहे हैं, प्रोफेसर पटनायक का कहना है कि देरिदा का जो एसे है उसने क्या थियोरेटिकल टर्न दिया इसको समझने के लिए, स्पेशली स्टडी ऑफ लिटरेचर में उसने क्या थियोरेटिकल टर्न दिया इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर क्या है और हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसा था। ठीक है, दो चीज़ें, लिटरेचर क्या है और हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो अब देरिदा के बहाने हम लोग मिलेंगे कई महान विभूतियों से अलग अलग देशों में। तो चलिए करते हैं उनसे मुलाकात। We already know that there has been a long standing debate about what is literature। मालूम है हमें लिटरेचर की डेफिनेशन को लेकर के बहुत लंबा डिबेट है। क्या है लिटरेचर, अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणाएं, अलग अलग कॉन्सेप्ट। द नेचर ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज, इसके लिए भी डिबेट होते हैं। लिटरेरी लैंग्वेज का नेचर कैसा होना चाहिए, एंड द यूटिलिटी ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर की यूटिलिटी क्या है। तो ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। लिटरेचर क्या है, उसके क्या यूसेस हैं, लिटरेरी लैंग्वेज की क्या नेचर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पॉइंट ऑफ डिबेट हैं, डिबेट के मुद्दे हैं। अर्लियर वी हैड डिस्कस्ड प्लेटोज कंडेमनेशन ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज एंड लैक ऑफ द वर्थ ऑफ लिटरेचर एज वैलिड नॉलेज। शुरुआत की कुछ वीडियोस में जब हम लोगों ने शुरू किया था इसे, उस समय ही हम प्लेटो का डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें हमने बात कही थी कि कैसे प्लेटो ने कंडेम किया था लिटरेरी लैंग्वेज को, और उनका ये मानना था कि जो लिटरेचर है वो वैलिड नॉलेज नहीं है। सो लिटरेचर इज़ नॉट एज वर्दी एज फिलोसफी। ठीक है, इन वर्ड्स ऑफ प्लेटो। वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट, और किसके बारे में हमें पता है, हम जानते हैं, एरिस्टोटल, होरेस, लॉन्गजाइनस एंड सिडनीज डिफेंस ऑफ लिटरेचर फॉर वेरियस रीजंस। अब देखिए, ये ऐसी महान विभूतियाँ हैं ना कि इनके बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो भाई एक एक पर एक एक वीडियो बनता है, लेकिन वो संभव है नहीं फ़िलहाल। तो कह रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं एरिस्टोटल द प्यूपिल ऑफ प्लेटो, कैसे उन्होंने कुछ बातों में खुद अपने गुरु से वो थोड़ा अलग टर्न ले लिया था। उन्होंने ही समहाउ डिनाइड द कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय हिज ओन गुरु प्लेटो। तो एरिस्टोटल ने डिफेंस किया था, होरेस ने किया था, लॉन्गजाइनस ने किया था। लॉन्गजाइनस वेरी फेमस नेम, जिन्होंने जो है सब्लिमिटी की बात की हुई है। सिडनी का तो डिफेंस ऑफ पोइट्री मालूम ही है आपको। तो ये सारे लोग जो है कैसे इन लोगों ने लिटरेचर के डिफेंस में कई तरह के रीजंस दिए हैं, इससे भी हम अवगत हैं। देखिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। It is sufficient to know that whatever passes on as literature or great literature today might not have been considered so in a different social context। ये बात समझने वाली है। कह रहे हैं कि ये जानना सफिशिएंट होगा कि जो भी हमको लिटरेचर कह करके पास किया जाता है, मतलब जो हम तक आया हुआ है कि ये लिटरेचर है या ग्रेट लिटरेचर है, हो सकता है डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो ग्रेट न रहा हो या उसे ग्रेट न माना जाता रहा हो, अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट में, अलग टाइम में। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं प्रोफेसर पटनायक यहाँ पर। पहले उनका एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर मेरा एग्जाम्पल देखिएगा। भाई दोनों का अलग अलग लेवल है तो अलग अलग लेवल से एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स प्लेज वर नॉट कंसिडर्ड वर्थ वाइल बाई मेनी ऑफ हिज लर्नड कंटेम्पररीज। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, आज आप देखते हैं कि जब भी लिटरेचर की बात करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, ड्रामा की बात करते हैं, पोइट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है विलियम शेक्सपियर। मतलब ग्रेट लिटरेचर, ग्रेट राइटर, ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ग्रेट पोइट।
कह रहे कि जब उनका समय था, मीन्स 16th सेंचुरी की बात की जा रही है, इंग्लैंड की बात की जा रही है, उस समय जो उनके प्लेज हैं, उनके खुद के जो कई सारे लर्नेड कंटेम्प्रेरीज हैं, बहुत पढ़े लिखे कंटेम्प्रेरीज हैं, वो उसको वर्थवाइल नहीं मानते थे। यानी उन लोगों ने उसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। इवन आपको मालूम होना चाहिए कि शेक्सपियर के समय सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था बेन जॉनसन, ठीक है, वही बेन जॉनसन जो शेक्सपियर का फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन वही बेन जॉनसन जिसकी सोच शेक्सपियर से बिल्कुल अलग थी, अलग तरीके से वो सोचता था। और वो समय ऐसा था जब दो अलग अलग थिएटर्स आमने सामने लगे चलते थे, तो एक में बेन जॉनसन का प्ले चल रहा होता था, दूसरे में विलियम शेक्सपियर का प्ले चल रहा होता था। मतलब दे वर फ्रेंड्स, लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लर्नेड कंटेम्प्रेरीज जो थे शेक्सपियर के, उन लोगों ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया शेक्सपियर में। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कैसे शेक्सपियर पूरी तरह से ग्रेट जो है पर्सोना माने जाते हैं लिटरेचर की फील्ड में। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, आज के समय में बात करूं, तो एक नाम आता है इंग्लिश में चेतन भगत का। चेतन भगत इज़ नोन फॉर राइटिंग पॉपुलर फिक्शन। चेतन भगत को पॉपुलर फिक्शन लिखने के लिए जाना जाता है। लिटरेचर की फील्ड वाले लोग अभी भी चेतन भगत को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। दे डोंट थिंक कि चेतन भगत की जो लैंग्वेज है वो लिटरेचर की लैंग्वेज है। दे डोंट थिंक कि जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है उसी के पार्ट हैं चेतन भगत। जबकि आप सभी को मालूम है वो बंदा जो कुछ भी लिखता है उस पर मूवीज़ बन जाती है, पूरा देश दुनिया जान जाता है उस वर्क को। तो पॉपुलर फिक्शन, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो इंसान लिखने के लिए नहीं लिखता, वो इंसान मूवी बनाने के लिए लिखता है। बातें जो भी हों, बट दैट पॉपुलर फिक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फिक्शन एंड पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग हिम। इवन लेट मी टेल यू, जैसे शशि थरूर जैसी पर्सनालिटी पर रिसर्च हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वैसे ही चेतन भगत पर भी रिसर्च चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, लिटरेचर की फील्ड में इवन चेतन भगत पर भी रिसर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो टाइम लगेगा मे बी, और ऐसा नहीं है आप चेतन भगत को पढ़िएगा तो ऐसा थोड़ी है कि लैंग्वेज अगर एकदम सिंपल है तो उसको आप लिटरेरी नहीं कहेंगे, इसलिए क्योंकि आपको सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जा रही हैं। पर्सनली मेरी आदत है कि जब मैं कोई टेक्स्ट पढ़ता हूँ तो चाहे मैं टॉमस हार्डी को पढूं, चाहे मैं चार्ल्स डिकेंस को पढूं, चाहे मैं चेतन भगत को पढूं, चाहे मैं नरेंद्र कोहली को पढूं, जिस किसी भी राइटर को मैं पढ़ता हूँ, मेरे हाथ में हमेशा एक पेन होती है। और जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो जो चीज़ें मुझे एकदम टच कर जाती हैं या जो मुझे पढ़ के लगता है मज़ा आ गया, उसको मैं अंडरलाइन ज़रूर करता हूँ। आदत है, एक अलग सी खुशी मिलती है। सो व्हेन आई वाज रीडिंग रिवॉल्यूशन 2020 बाय चेतन भगत, ज़्यादातर किताब मैंने रंग डाली थी। देन आई रियलाइज्ड कि यार लोग किस तरह के परसेप्शन में जी रहे हैं कि ये बंदा कुछ ऐसा लिखता ही नहीं। अरे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जस्ट रीड दैट, बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग मिलेगा आपको चेतन भगत में भी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर जो राइटर होता है, हो सकता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, पर्टिकुलर टाइम में उसको उतनी वैल्यू न दी जाए, उसके वर्क को उतना वैल्यू न दिया जाए, लेकिन आने वाले समय में उसे वैल्यू दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स के साथ क्या हुआ था, जब वो थे या उसके बाद बहुत समय तक उनको वैल्यू नहीं मिली, लेकिन जब टी.एस. एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स करके जो ऐसे लिखा, उसके बाद रिकग्नाइज किया जाने लगा मेटाफिजिकल पोएट्स को। Even D.H. Lawrence, great writer, a great novelist, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी जब तक वो थे। बाद में F.R. लुइस ने जब डिस्कशन करना शुरू किया और तमाम जो चीज़ें आई निकल करके, वो ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट निकल करके आया, तब जा करके जो है D.H. लॉरेंस को वो वैल्यू मिलने लगी। तो ये होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। A complex socio-cultural process is responsible for the canonization of certain writing as literature or great literature। बहुत अच्छा वर्ड है canonization। कह रहा है कि एक सोशियो कल्चरल प्रोसेस होता है। सोशियो कल्चरल यानी सोसाइटी और कल्चर दोनों को मिला करके सोशियो कल्चरल एक प्रोसेस होता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत इजी नहीं है इसको समझना। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कह रहा है ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है कुछ राइटिंग को लिटरेचर या ग्रेट लिटरेचर को के रूप में कैननाइज्ड करने के लिए, उसके कैनन में लाने के लिए। मतलब ये समझिए कि ग्रेट लिटरेचर के लिए एक हमने दायरा बना रखा है, उस दायरे के भीतर कौन फिट बैठ रहा है, उस पैरामीटर में कौन फिट बैठ रहा है, कौन सी राइटिंग फिट बैठ रही है, ये कौन डिसाइड करेगा? सोशियो कल्चरल प्रोसेस means the society and the culture of a particular context। वो डिसाइड करेगा कि कौन वर्क जो है उसको हम लिटरेचर या ग्रेट लिटरेचर के दायरे में रख सकते हैं। ये होता है। After literatures written in modern languages like English and French were incorporated into university educational curricula, there was an intense debate about the nature and language of literature in the early 20th century। कह रहा है, देखिए आज इंग्लिश को हम लोग एक वर्ल्ड वाइड नोन लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन आपको तो मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई शुरू हुए बहुत दिन नहीं हुए, है ना। 20वीं सेंचुरी में शुरुआत हुई। क्या लिखा है? आफ्टर लिटरेचर्स रिटन इन मॉडर्न लैंग्वेजेस, फ्रेंच और इंग्लिश जैसी मॉडर्न लैंग्वेज के जो लिटरेचर हैं, जब उनको यूनिवर्सिटी के एजुकेशन करिकुला में, जब अर्ली 20वीं सेंचुरी में जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी लगभग अभी मुश्किल से 100-150 साल हुए हैं, यूनिवर्सिटी के करिकुला यानी करिकुलम का प्लूरल, करिकुला में इन्हें इंक्लूड किए हुए, तो जब इन्हें यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल करिकुला में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, देयर वाज एन इंटेंस डिबेट। तब जो है एक बड़ा डिबेट शुरू हो गया नेचर एंड लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर की का नेचर कैसा होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उस पर डिबेट होना शुरू हो गया। टीचिंग मॉडर्न लैंग्वेज लिटरेचर्स वॉज सपोज्ड, जब मॉडर्न लैंग्वेज लिटरेचर को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये माना गया सपोज्ड टू इनकलकेट लिबरल ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज़ अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ये मानकर चला गया कि इनकी हेल्प से लिबरल और ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स में जोड़ने की कोशिश, लाने की कोशिश की जाएगी। The role of religion and religious texts in imparting values had waned due to various reasons, including the impact of science and technology। पहले क्या था? रिलीजन की चीज़ें पढ़ी जाती थी, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े जाते थे, स्क्रिप्चर्स पढ़े जाते थे। तो अब क्या था? वो चीज़ें कम होने लगी, रिलीजियस टेक्स्ट लोग पढ़ना कम करने लगे। उसके पीछे कई रीज़न थे, उसमें एक बड़ा रीज़न साइंस और टेक्नोलॉजी के आने का था। आपको मालूम है जब 1859 में ओरिजिन्स ऑफ द स्पीसीज पब्लिश हुआ, उसी समय जो है स्केप्टिसिज्म की शुरुआत हुई इंग्लैंड जैसे देश में, और बहुत से लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया था। बाइबल केम इनटू क्वेश्चन, बहुत कुछ उथल पुथल मची थी, अलग तरह का टर्मोइल, कैओस क्रिएट हो गया था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्वियस है, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है कि स्क्रिप्चर्स की वैल्यूज़, या कह लीजिए कि स्क्रिप्चर्स को पढ़ा जाना कैसे कम हुआ समय के साथ। तो भाई बात वही है कि जब जगह खाली हो जाएगी, कोई सीट खाली हो गई, तो कुछ तो आना चाहिए वहाँ पर। लिटरेचर वॉज सपोज टू फिल इन दैट गैप। तो ये सोचा गया, समझा गया कि वो जो जगह स्क्रिप्चर्स ने ले रखी थी, रिलीजियस टेक्स्ट्स ने ले रखी थी, अब उस जगह को साइंस एंड
टेक्नोलॉजी ने इंटरेस्ट ऑफ अ कोहेरेंट सोशल ऑर्डर एंड एन इंटीग्रेटेड नेशनल आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि देखिए बात फिर से वही आ गई सेंटर वाली। अगर सेंटर नहीं होगा तो कोहेरेंस नहीं होगा, सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पाएगा। उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है किसी न किसी चीज़ का सेंटर में होना। तो लिटरेचर आया उस जगह पर ताकि सोशल ऑर्डर को कोहेरेंट रखा जा सके और नेशनल आइडेंटिटी को भी इंटीग्रेटेड रखा जा सके। देखिए लिटरेचर बहुत हेल्प करता है। इवन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री की किताबों में जब आप नेशनलिज्म पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर बाकायदे एक पॉइंट लिटरेचर का पढ़ना होता है। उसमें आप जानते हैं कि लिटरेचर कैसे एक फॉर्म ऑफ आर्ट है और कैसे तमाम आर्ट्स का हम यूज़ करते हैं नेशनैलिटी को बढ़ावा देने के लिए, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सो लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच पर्पसेस एज वेल। When a particular set of social practice, ध्यान दीजिए, when a particular set of social practice, information and facts is elevated to the status of knowledge, a lot of rigor and discipline is imposed on its study। देखिए ऐसा लिटरेचर की शुरुआत होती है। कर रहा है कुछ सोशल प्रैक्टिसेस को, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, किन चीज़ों को? सोशल प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, इनको एलिवेट कर दिया जाए, इतना ऊंचा उठा दिया जाए टू द स्टेटस ऑफ नॉलेज कि इनको हम नॉलेज समझने लगे। मतलब नॉलेज का मतलब क्या हो गया? कुछ सोशल प्रैक्टिसेस, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट, इनको हम नॉलेज के स्टेटस पर लेते जाएं, उसके स्ट्रेटा पर लेते जाएं। अ लॉट ऑफ रीगर एंड डिसिप्लिन इज इम्पोज्ड ऑन इट्स स्टडी। तब इसकी स्टडी पर बहुत ज़ोर, बहुत एनर्जी, बहुत डिसिप्लिन हम खर्च करते हैं कि किस तरह से इसकी स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। द रीगर एंड डिसिप्लिन इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर थ्रू अप सच क्वेश्चंस लाइक वेदर द वैल्यू ऑफ लिटरेचर इज़ यूनिवर्सल। और जब इस पर इतना ध्यान दिया जाता है, स्टडी ऑफ लिटरेचर पर इस तरह का ध्यान दिया जाता है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जिसमें कि एक है कि वेदर द वैल्यू ऑफ लिटरेचर इज़ यूनिवर्सल। किसी भी लिटरेचर की जो वैल्यूज़ हैं क्या वो यूनिवर्सल हैं? यूनिवर्सल का मतलब क्या वो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल हैं, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हैं? वेदर द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज। और एक प्रश्न आता है कि क्या लिटरेचर की लैंग्वेज ऑर्डिनरी लैंग्वेज से अलग होती है? लाइक ऑल फंडामेंटल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, दीज गिव राइज टू अ लॉट ऑफ डिबेटेबल आंसर्स। और भाई जितने फंडामेंटल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, फिलॉसफी से जुड़े हुए जो मुख्य शुरुआती जो प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर आपको एक नहीं मिलेंगे। उसी तरह से इन चीज़ों के उत्तर भी आपको एक नहीं मिलेंगे। और जहाँ एक से ज़्यादा उत्तर होंगे, ऑब्वियस है वहाँ डिबेट का माहौल बनना तय है। तो डिबेटेबल आंसर्स मिलते हैं। अब वो आंसर्स कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, उनमें से कुछ की बातें यहाँ पर करेंगे। एज प्रोफेसर पटनायक इज टॉकिंग, वन सेट ऑफ द डिबेटेबल आंसर्स वॉज फॉर्मुलेटेड बाय रशियन थिंकर्स। और ऐसे ही डिबेटेबल आंसर्स का एक सेट जो है उसको फॉर्मुलेट किया था रशियन थिंकर्स ने। सो वी आर कमिंग टू रशिया, वी आर गोइंग टू मीट रशियन थिंकर्स। उनकी सोच से हम मिलने वाले हैं। इन द अर्ली 20th सेंचुरी नाउ फेमस एज फॉर्मलिस्ट्स। तो ऐसे ही कुछ थिंकर्स में नाम आता है रशियन थिंकर्स का, जो कि आज के समय में फॉर्मलिस्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। FORMALISTS, फॉर्मलिस्ट्स, क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने फॉर्मलिज्म की शुरुआत की थी, का कॉन्सेप्ट दिया था। They contended that literary values are universal। उनका मानना था कि जो लिटरेरी वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। मतलब that is what is great or good in literature is great and good in all times and all situations। all times का मतलब वो इटर्नल हो गया, all situation का मतलब यूनिवर्सल हो गया। तो उनका ये मानना था कि जो कुछ भी चीज़ लिटरेचर में गुड है, what is great or good, जो भी ग्रेट और गुड है लिटरेचर में, कह रहा है वो हर जगह के लिए, हर समय के लिए गुड होगा। ऐसा मानना था रशियन फॉर्मलिस्ट्स का।
and that goodness or greatness lies in the form in which literature is composed। और उनका ये मानना था कि ये जो गुडनेस है लिटरेचर का, वो किस चीज़ में एग्जिस्ट करता है, किस चीज़ में निहित है, वो है उसके फॉर्म में, उस लिटरेचर का जो फॉर्म है। तो वो फॉर्म, उनका जो मेन फोकस था वो लिटरेचर का फॉर्म था। दे स्टडीड द फॉर्मल डिवाइसेस थ्रू विच लिटरेरी लैंग्वेज बिकम्स मोर एलिवेटेड। इसलिए उनका मेन फोकस फॉर्मल डिवाइसेस पर था, जिससे कोई भी लिटरेरी लैंग्वेज जो होती है वो ज़्यादा एलिवेटेड हो जाती है, ज़्यादा यूनिवर्सल हो जाती है दैन ऑर्डिनरी और डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक लैंग्वेज। तो मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, एक तरफ क्या हो रहा है, एलिवेटेड लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। उसके अपोजिट में जो चीज़ हम देख रहे हैं, ऑर्डिनरी, डिस्क्रिप्टिव या साइंटिफिक लैंग्वेज। तो मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज के कंपैरिजन में डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में उसे एलिवेटेड बना देना, उसे यूनिवर्सल बना देना, इसके लिए कुछ फॉर्मल डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, ऐसा मानना है रशियन फॉर्मलिस्ट्स का। और इसीलिए उनकी जो स्टडी है वो इन चीज़ों पर, उन फॉर्मल डिवाइसेस पर ही बेस्ड है। A few American and English critics, now famous as new critics, strengthened this assertion। तो शुरुआत हमें रशिया से की, अभी आइए इंग्लैंड में, अभी आइए अमेरिका में। तो यहाँ कुछ क्रिटिक्स थे जिन्होंने इसी चीज़ को, इसी फॉर्मलिज्म को एक नया रूप दिया, और इन चीज़ों को जो है उन लोगों ने भी असर्ट किया। और इसलिए कुछ डिवाइसेस जो थे, जो उनके बड़े प्रिय डिवाइसेस हो गए न्यू क्रिटिक्स के। न्यू क्रिटिसिज्म आप एक अलग से पढ़ सकते हैं। न्यू क्रिटिक्स ने कुछ चीज़ों को बहुत ज़ोर दिया। उसमें क्या डिवाइसेस थी, आयरनी, पैराडॉक्स, मेटाफर, tension, structure and texture as constituting the literariness of literature। तो उनका ये मानना था कि यही कुछ चीज़ें हैं, आयरनी, पैराडॉक्स, मेटाफर, टेंशन, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। देखिए भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको बाकायदे पढ़ लीजिए। अगर आप नेट के एस्पिरेंट हैं तो आपको मालूम होना चाहिए टेंशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, टेक्सचर क्या है, ये सारे टर्म्स किसने किसने दिए हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। उनका ये मानना था कि लिटरेरीनेस, लिटरेचर का लिटरेरीनेस इन्हीं चीज़ों से बनता है, एंड देयरफॉर आर द मैटर्स फॉर अ प्रॉपर स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। इसलिए उनको लगता था कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए, हमारे सब्जेक्ट की स्टडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। लेटर क्रिटिक्स डिटेक्टेड अ डिज़ायर इन दीज आइडियाज़ फॉर एन आइडेंटिटी। बाद के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इन आइडियाज़ को डिटेक्ट किया एक आइडेंटिटी के लिए, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मार्क्सिज्म, जिससे कि उनको एक अलग आइडेंटिटी मिले। किससे, साइंस, टेक्नोलॉजी और मार्क्सिज्म के अलावा। दैट वाज अ टाइम राइफ विद द फियर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू। राइफ जो वर्ड है, RIFE, उसका मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफन बैड और अनप्लीजेंट। कह रहा है कि ये जो समय था ये ऐसा था ही जिसमें फियर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक वर्ल्ड, क्योंकि ये क्या कर रहा था, साइंस और टेक्नोलॉजी आकर के क्या कर रहा था, ओवर टर्निंग द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। इसने पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर डाला था। तो चीज़ें जो हैं कायोटिक हो चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया ओरिजिन्स ऑफ द स्पीसीज के पब्लिकेशन के बाद जो चीज़ें हो रही थी। लिटरेचर वाज सीन एज रिफ्यूज फॉर द ओल्डर टाइमलेस वैल्यूज़। अच्छा, यहाँ टाइमलेस के आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो वो ऐसे ही नहीं दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, उसका मतलब है कुछ, मतलब टाइमलेस जिसको कहा जा रहा है, क्या सच में वो टाइमलेस था? अगर था तो ख़त्म कैसे हो गया? ठीक है, कह रहा है कि इसलिए समझा गया कि जो लिटरेचर है वो एक, कह सकते हैं कि जब बारिश होती है तो जैसे आप एक शेड में जाकर के बचाव करते हैं अपना, उस तरह से उस कायोटिक जो वर्ल्ड स्ट्रक्चर हो गया था उस समय, उससे बचने के लिए एक रिफ्यूज, एक शेड की तरह जो है लिटरेचर काम कर सकता था फॉर द ओल्डर टाइमलेस वैल्यूज़, उन पुरानी टाइमलेस वैल्यूज़ के लिए जो ख़त्म हो रही थी। मज़ेदार बात वही है कि जब वो टाइमलेस है तो ख़त्म कैसे हो सकती हैं, लेकिन
मतलब ये है कि जो बहुत समय से चली आ रही थी, जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, वो चीज़ें जो ख़त्म हो रही थी, उनको बचा कर रखने के लिए लिटरेचर एक अच्छा जो है मीडियम बन सकता था। Therefore, the language of literature was seen as something different। क्यों? अब भाई एक बड़ा रोल है उसके पास, लिटरेचर के पास, तो जब रोल बड़ा है तो ये एक्सपेक्टेड है कि लैंग्वेज भाई अलग होनी चाहिए। तो ऐसा लगा कि लिटरेचर का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होना चाहिए एंड मोर एलिवेटेड दैन द लैंग्वेज ऑफ फैक्ट्स विच साइंस क्लेम टू बी इट्स ओन। और इस तरह से ऐसा समझा गया कि अगर इसकी जिम्मेदारी बड़ी है तो इसकी लैंग्वेज भी ज़्यादा एलिवेटेड होनी चाहिए दैन ऑर्डिनरी लैंग्वेज के, दैन उस लैंग्वेज के जो कि फैक्ट्स की लैंग्वेज है, जिसके लिए साइंस क्लेम करता है कि ये उसकी लैंग्वेज है। देखिए, साइंस की लैंग्वेज और लिटरेचर की लैंग्वेज में बड़ा डिफरेंस यही होता है, साइंस में जो चीज़ लिखी जाती है वही पढ़ी जाती है, वही समझी जाती है, ठीक है, इसलिए उसको साइंटिफिक बोलते ही हैं। और इंग्लिश में लिटरेचर में ऐसा नहीं होता है कि जो लिखा जाए पढ़ा जाए वही समझा जाए। लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। और यही कारण भी है, इवन व्हेन वी टॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंग्लिश वेरी अनसाइंटिफिक लैंग्वेज, क्योंकि इसमें आप लिखते कुछ हैं पढ़ते कुछ हैं, ठीक है। लिख रहे हैं ABOUT, पढ़ रहे हैं अबाउट, ये क्या है? लिख रहे हैं ABOUT, पढ़ रहे हैं अबाउट। सो लिख कुछ रहे हैं, पढ़ कुछ रहे हैं। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में लिख रहे हैं कमल, पढ़ेंगे कमल। तो हिंदी ज़्यादा साइंटिफिक मानी जाती है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश, ठीक है। तो समझ रहे हैं साइंटिफिक होने का मतलब क्या है? जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए, वही समझा जाए। तो साइंस कैसे लैंग्वेज हुआ करती थी या होती है अभी भी, जब भी होती है उसमें ऐसा नहीं कि कई सारे मीनिंग्स जनरेट हो रही हों, लिटरेचर में ऐसा होता है। तो इसलिए समझा गया कि जो फैक्ट की लैंग्वेज है, जो सिंपल लैंग्वेज है, उससे भाई बेहतर, कुछ अलग, कुछ एलिवेटेड होनी चाहिए लैंग्वेज लिटरेचर की, ऐसा समझा गया। मोरओवर दैट वाज आल्सो द टाइम व्हेन मार्क्सिस्ट थिंकर्स वर espousing ideas that claimed that, ये वही समय था जब कुछ मार्क्सिस्ट थिंकर जो है वो इस आइडियाज को भी espouse कर रहे थे, that claimed that literature is an ideological practice। उनके हिसाब से, देखिए आइडियोलॉजी जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्सिज्म में। तो उनको ये लगता था कि मार्क्सिस्ट थिंकर्स को ये लगता था कि जो लिटरेचर होता है वो एक आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस होती है, ग्रोइंग आउट ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल कंडीशन, जो कि एक स्पेशल मटेरियल कंडीशन यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से जनरेट होने वाली चीज़ होती है। ये एक आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस है, मतलब सोची समझी एक प्रैक्टिस है। एंड विद द चेंज इन मटेरियल कंडीशन लिटरेरी प्रैक्टिसेस कुड ऑल्सो चेंज। और उस हिसाबन अगर हम देखें कि वो आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस से गवर्न हो रही है, तो जैसे ही मटेरियल कंडीशन बदलेंगे, कह रहा है कि लिटरेचर प्रैक्टिसेस भी बदल जाएंगे, ऐसा मानना था कुछ मार्क्सिस्ट थिंकर्स का, ठीक है। द इंग्लिश एंड अमेरिकन क्रिटिक्स बिलोंगिंग मोस्टली टू द मिडिल क्लास हैड टू लूज मच इन सच अ सिनेरियो। तो ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि जो इंग्लिश और अमेरिकन क्रिटिक्स थे, जो कि ज़्यादातर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उनके पास अब बहुत कुछ खोने को था, लूज मच इन सच अ सिनेरियो। और ऐसे में क्या हुआ? हेंस द सर्च फॉर यूनिवर्सल लिटरेरी वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल कंडीशन, हिस्ट्री एंड टाइम। और इस तरह से एक सर्च शुरू हुई, एक खोज शुरू हुई यूनिवर्सल लिटरेरी वैल्यूज़ के लिए, जो कि मटेरियल कंडीशन, हिस्ट्री और टाइम से अलग हो। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी यूनिवर्सल लिटरेरी वैल्यूज़ क्या समझे गए, क्या समझे जाते रहे? जो कि इंडिपेंडेंट हो मटेरियल कंडीशन से, हिस्ट्री से, टाइम से। द स्टडी ऑफ लिटरेचर एसिडुअसली रिजेक्टेड ऑल दीज सोशियोलॉजिकल, economic and cultural conditions as relevant literary subject matters in the hands of the new critics and many of their precursors। तो इस तरह से कह रहा है कि जो लिटरेचर की स्टडी है इसने रिजेक्ट कर दिया ये सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशंस को एज रेलिवेंट लिटरेरी सब्जेक्ट मैटर्स। क्यों? माना गया कि ये जो चीज़ें हैं वो रेलिवेंट लिटरेरी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, किसके लिए? न्यू क्रिटिक्स के लिए और या उनके
पहले आने वाले लोगों के लिए। तो ये कुछ बातें रही, कुछ अलग अलग तरह की थिंकिंग्स रही, कुछ और चीज़ें इसमें बची हुई हैं जो कि आई होप आने वाले समय में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।